हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW डायनामाइट स्पेशल सेंट पैट्रिक्स डे स्लैम शो हो चुका है खत्म, जिस शो के ऊपर AEW ने अपने फ्यूचर डायनामाइट शो के लिए काफी सारी चीजें टीज कर दी है और इसी डायनामाइट शो के ऊपर हमें काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है, जिन सभी बातों को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और गाइज जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। और हाँ गाइज, ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक काफी बड़ी बात बताने वाला हूँ। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज करते हैं इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत MJF के नई फैक्शन के एक सेगमेंट से हुई, जहां पर हमने देखा कि किस तरीके से MJF की नई फैक्शन इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एक प्राइवेट जेट के अंदर आई है। पर इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला, जहां पर कोडी रोड्स पेंटा एल ज़ीरो यम को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही पेंटा एल ज़ीरो यम ने कोडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मैच तो स्टार्ट हुआ, लेकिन गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही पेंटा एल ज़ीरो यम ने कोडी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। इसीलिए इस मैच की शुरुआत से ही पेंटा एल ज़ीरो यम के पास एडवांटेज था, जिसके बाद बहुत देर तक पेंटा एल ज़ीरो यम ने ही इस मैच में डोमिनेट किया। पर फाइनली इस मैच में कोडी रोड्स ने भी अपना कमबैक किया और कोडी रोड्स ने पेंटा एल ज़ीरो यम के ऊपर अपना फिनिशर क्रॉस रोड्स लगाया, पर सरप्राइजिंगली तब भी पेंटा एल ज़ीरो यम ने किक आउट कर दिया। और फाइनली इस मैच के आखिर में जब पेंटा एल ज़ीरो यम अपने फिनिशर के लिए जा रहे थे, तब कोडी रोड्स ने पेंटा एल ज़ीरो यम के ऊपर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर इस रोल अप पिन के सहारे कोडी रोड्स ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज सरप्राइजिंगली ये मैच खत्म होने के बाद भी पेंटा एल ज़ीरो यम ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर कोडी रोड्स को बचाने के लिए नाइटमेयर्स फैमिली आ गई और नाइटमेयर्स फैमिली को देखकर पेंटा एल ज़ीरो यम रिंग छोड़कर चले गए। और तभी हमने ये भी देखा कि क्यूटी मार्शल भी कोडी रोड्स को बचाने के लिए आ गए थे, लेकिन गाइज क्यूटी मार्शल काफी देर से आए थे, जिसके ऊपर कोडी रोड्स और पूरी की पूरी नाइटमेयर फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा थी। पर इसके बाद हमने देखा कि यंग बक्स का एक बैकस्टेज इंटरव्यू हो रहा था, जहाँ पर यंग बक्स रे फिनिक्स और पाक के अगेंस्ट उनके होने वाले वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के मैच को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर डॉन कैलिस आ गए और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने यंग बक्स की बेइज्जती कर दी, जिसके ऊपर यंग बक्स भी गुस्सा हो गए और यंग बक्स ने डॉन कैलिस से कहा कि डॉन कैलिस यहाँ से चले जाए, नहीं तो यंग बक्स डॉन कैलिस का वही हाल कर देंगे जो कि यंग बक्स ने पहले तो नहीं किया था। जिसके ऊपर बात करते हुए डॉन कैलिस ने एडमिट किया कि यंग बक्स ने डॉन कैलिस के ऊपर अटैक नहीं किया था और डॉन कैलिस वहां पर सिर्फ नाटक कर रहे थे। और यहाँ पर डॉन कैलिस वही बताने के लिए आए थे कि डॉन कैलिस ने तब वैसा क्यों किया। और यही बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि डॉन कैलिस चाहते थे कि यंग बक्स डॉन कैलिस के साथ आ जाए और वो दोबारा से पुराने दिनों की तरह पूरे के पूरे AEW डायनामाइट शो के ऊपर राज करे। पर बक्स ने कहा कि बक्स डॉन कैलिस के साथ कभी अलाइन नहीं होने वाले, जिसके ऊपर एक फाइनल स्टेटमेंट देते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि अगर बक्स डॉन कैलिस के साथ आ जाते हैं तो बक्स भी केनी ओमेगा की तरह एक काफी बढ़िया चैंपियन हो सकते हैं। जो बात कहकर डॉन कैलिस यहाँ से चले गए। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर जेड कारगिल एक लोकल टैलेंट को फेस कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच एक स्क्वाश मैच ही रहा, पर फिर भी इस मैच में जेड कारगिल ने जितने भी मूव्स लगाए हैं वो सभी मूव्स देखने के लिए काफी स्मूथ थे। और इस मैच के आखिर में अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर अपने अपोनेंट को पिन कर जेड कारगिल ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद हमें जेड कारगिल और रिंगसाइड पर बैठे हुए रेड वेलवेट के बीच में थोड़ी फार आर्ग्यूमेंट भी देखने को मिली। पर इसके बाद हमें दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF इनर सर्कल के ऊपर टर्न हो गए थे। पर इसके बाद MJF अपने नए ग्रुप के साथ AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आ गए और यहाँ पर सबसे पहले बात करते हुए टेली ब्लैंचेट ने सभी फैंस को याद दिलाया कि किस तरीके से लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और उनकी नई फैक्शन ने इनर सर्कल के ऊपर अटैक किया था। जिसके बाद बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF AEW कंपनी में आने के बाद से चाहते थे कि MJF AEW कंपनी के एक टॉप रेसलर बने। पर पहले कोडी रोड्स ने MJF को दबाकर रखने की कोशिश की और MJF उससे तो बाहर निकल गए। पर उसके बाद MJF को लगा कि इनर सर्कल ज्वाइन करने के बाद MJF और भी काफी बड़े स्टार बन सकते हैं। पर इनर सर्कल ज्वाइन करने के बाद क्रिस जेरिको भी MJF को होल्ड बैक कर रहे थे, जिससे गुस्सा होकर MJF ने यहाँ पर क्या क्या किया ये सब एक्सप्लेन किया। जिसके बाद MJF ने अपने नए ग्रुप को AEW के ऑडियंस से इंट्रोड्यूस करवाया और जैसा कि मैंने आपसे कहा था वैसे ही यहाँ पर MJF ने अपने ग्रुप का नाम द पेनिकल बताया और एक फाइनल स्टेटमेंट देते हुए MJF ने कहा कि आज तक जो कुछ इनर सर्कल का था वो अब MJF का होने वाला है। और ये बात कहकर MJF रिंग छोड़कर चले गए।
लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से एक 10 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर मैट हार्डी, बुचर और ब्लेड और प्राइवेट पार्टी मिलकर जुरासिक एक्सप्रेस और बियर कंट्री को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच रहा और इस मैच की शुरुआत से ही हील टीम ने जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, पर इसके बाद लूचासोरस को एक हॉट टैग मिलने के बाद लूचासोरस ने पूरी की पूरी रिंग क्लियर कर दी। पर फिर भी हम यहाँ पर देख रहे थे कि जुरासिक एक्सप्रेस और बियर कंट्री एक टैग टीम में काम करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे और उनके एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही थी। और इसी का फायदा उठाकर बुचर और ब्लेड ने जुरासिक एक्सप्रेस के सभी मेंबर्स और बियर कंट्री को रिंग के नीचे ले जाकर उनके ऊपर अटैक किया और वही रिंग के अंदर मार्को स्टंट प्राइवेट पार्टी के चंगुल में फंस गए, जिसके बाद प्राइवेट पार्टी ने मार्को स्टंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और मैट हार्डी ने भी मार्को स्टंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर मार्को स्टंट को पिन कर अपने ग्रुप के लिए ये मैच जीत लिया है। जिसके बाद भी हमने देखा कि बियर कंट्री और जुरासिक एक्सप्रेस के बीच में टेंशंस बढ़ ही रहे हैं। पर इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन का एक बैकस्टेज प्रोमो देखने को मिला, जहां पर इन दोनों की बातें और इन दोनों की केमिस्ट्री सुनकर तो मुझे मजा ही आ गया, क्योंकि गाइस सच में यहाँ पर ये दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि रियल लाइफ के फ्रेंड्स करते हैं। और यहीं पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ने अपने अपकमिंग टैग टीम मैच में गुड ब्रदर्स को एक वार्निंग दे दी है। जिसके बाद हमने देखा कि AEW में क्रिश्चियन का एक बैकस्टेज इंटरव्यू हो रहा था और यहाँ पर क्रिश्चियन से पूछा गया कि क्रिश्चियन AEW कंपनी में क्यों आए हैं और AEW कंपनी में आकर क्रिश्चियन क्या करने वाले हैं। जिस सवाल का जवाब देते हुए क्रिश्चियन ने कहा कि क्रिश्चियन AEW कंपनी में अपनी लेगेसी छोड़ने के लिए आए हैं। जिसके बाद क्रिश्चियन ने यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात की और यहाँ पर क्रिश्चियन ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि क्रिश्चियन AEW के अंगे सुपरस्टार्स की अपॉर्चुनिटी छीन रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि क्रिश्चियन AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद ही केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाले हैं। जो बात यहाँ पर क्रिश्चियन ने क्लियर कर दी है, तो हमें पॉसिबली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन के कई सारे मैचेस देखने को मिल सकते हैं। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन और गुड ब्रदर्स का एक टैग टीम मैच हुआ और ये मैच स्टार्ट होने के पहले से ही ये दोनों ही टैग टीम्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए रिंग के अंदर आई। जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और गाइज इस मैच की शुरुआत में ही गुड ब्रदर्स ने जॉन मॉक्सली के ऊपर एक काफी तगड़ा अटैक कर दिया था। इसीलिए इस मैच के शुरुआती टाइम के लिए जॉन मॉक्सली अपने कॉर्नर में नहीं थे और उस समय गुड ब्रदर्स ने एडी किंगस्टन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। पर फाइनली जब जॉन मॉक्सली को एक हॉट टैग मिला, तब हमें इस मैच में इन दोनों ही टैग टीम्स की तरफ से काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं और जॉन मॉक्सली के ऊपर गुड ब्रदर्स ने अपना फिनिशर मैजिक किलर लगाने के बाद एडी किंगस्टन ये मैच सेव करने के लिए आ गए, जिससे एडी किंगस्टन और लूक गैलोज रिंग के बाहर चले गए और रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली ने कार्ल एंडरसन के ऊपर एक रोल अप पिन किया और यहाँ पर इस रोल अप पिन के सहारे जॉन मॉक्सली अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइज हर बार की तरह ही ये मैच हारने के बाद गुड ब्रदर्स ने जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया और यहीं पर केनी ओमेगा भी एक स्टील चेयर लेकर आ गए। जिसके बाद केनी ओमेगा रिंग के अंदर बैठकर जॉन मॉक्सली से बात करने वाले थे, लेकिन तभी एडी किंगस्टन ने केनी ओमेगा के ऊपर अटैक कर दिया। जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर सबसे पहले एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक किया और एडी किंगस्टन के पैर में एक स्टील चेयर फंसाकर गुड ब्रदर्स ने उस स्टील चेयर के ऊपर भी काफी तगड़ा अटैक कर दिया, जिससे कि पॉसिबली स्टोरी लाइन के अंदर एडी किंगस्टन इंजर्ड हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद जब केनी ओमेगा और गुड ब्रदर्स यही सेम चीज जॉन मॉक्सली के साथ करना चाहते थे, तभी वहां पर यंग बक्स आ गए और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने इन्हें रोक लिया। जिसके बाद केनी ओमेगा चाहते थे कि यंग बक्स भी केनी ओमेगा के साथ टू स्वीट का साइन करे, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर यंग बक्स रिंग छोड़कर चले गए, जिसके ऊपर केनी ओमेगा काफी ज्यादा गुस्सा थे और यहाँ पर केनी जानना चाहते थे कि यंग बक्स केनी ओमेगा के साथ क्यों नहीं आ रहे। पर तभी पीछे से जॉन मॉक्सली एक स्टील चेयर लेकर खड़े हो गए और मॉक्सली ने रिंग के अंदर के सभी रेसलर्स को रिंग के बाहर किया और आखिर में मॉक्सली और यंग बक्स एक दूसरे को देख रहे थे, जिससे मुझे लग रहा है कि हमें प्रोबेबली आगे चलकर गुड ब्रदर्स और केनी ओमेगा वर्सेस जॉन मॉक्सली और यंग बक्स के बीच में एक ट्रियो की राइवलरी देखने को मिल सकती है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी, स्टिंग और डार्बी एलन का इंटरव्यू ले रहे थे, जहां पर सबसे पहले डार्बी एलन से बात करते हुए टोनी शिवानी ने पूछा कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर स्कॉर्पियो स्काई के काफी तगड़े अटैक के बाद फिलहाल में डार्बी एलन की हालत कैसी है और क्या वो ठीक तरीके से चल पा रहे हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए डार्बी एलन ने कहा कि डार्बी एलन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डार्बी एलन की फिलहाल की कंडीशन क्या है, लेकिन TNT चैंपियन बनने के बाद से डार्बी एलन ने अपनी TNT चैंपियनशिप सिर्फ 3 बार ही डिफेंड
डिफेंड की है, इसीलिए डार्बी चाहते हैं कि डार्बी अपनी TNT चैंपियनशिप वीकली बेसिस के ऊपर डिफेंड करे, जिस वजह से नेक्स्ट वीक डार्बी आइलैंड डार्क ऑर्डर के किसी भी मेंबर को एक ओपन चैलेंज देते हैं, जो कि डार्बी आइलैंड को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकता है। जो बात यहाँ पर डार्बी आइलैंड कर ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर लांस आर्चर आ गए और यहाँ पर आकर फिर एक बार लांस आर्चर ने कहा कि लांस आर्चर का टीवी टाइम फिर एक बार डार्बी आइलैंड और स्टिंग को मिल रहा है, और अगर लांस आर्चर को अपना टीवी टाइम नहीं मिला तो यहाँ मौजूद वो हर एक रेसलर अपनी काफी इंपॉर्टेंट चीज खो देगा। जो बात कहकर लांस आर्चर डार्बी आइलैंड के सामने आ गए, लेकिन यहाँ पर मामले को शांत करते हुए जैक द स्नेक रॉबर्ट्स ने कहा कि स्टिंग तो जानते हैं कि जैक द स्नेक रॉबर्ट्स और उनके क्लाइंट कभी झूठ नहीं बोलते, और अगर इसका जल्द से जल्द कुछ नहीं किया गया तो फिर स्टिंग भी जानते हैं कि आगे चलकर कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जो बात कहकर लांस आर्चर और जैक द स्नेक रॉबर्ट्स यहाँ से चले गए, पर वही दूसरी तरफ से टीम टैज आ गई। पर इस बार सरप्राइजिंगली ब्रायन केज ने टैज के हाथ से माइक ले लिया और यहाँ पर ब्रायन केज ने कहा कि इस बार ब्रायन केज अपने आप के लिए खुद बात करना चाहते हैं, जिसके बाद स्टिंग से बात करते हुए ब्रायन केज ने कहा कि अब ब्रायन केज मानते हैं कि स्टिंग एक काफी बढ़िया रेसलर है और वो एक रियल आइकॉन है। जिन बातों के ऊपर टीम टैज काफी ज्यादा नाराज थी और वो यहाँ पर जानना चाहते थे कि ब्रायन केज ये सब बातें क्यों कह रहे हैं, पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर किसी को भी जवाब ना दिए बिना ही ब्रायन केज यहाँ से चले गए, जिससे तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली ब्रायन केज चाहते हैं कि वो टीम टैज छोड़कर चले जाए। लेकिन इसके बाद हमें स्कॉर्पियो स्काई के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कहा कि स्कॉर्पियो स्काई ने अपने पूरे जिंदगी में गुड गाय बनकर रहने की कोशिश की है, पर आखिरकार उन्हें पता चल चुका है कि गुड गाय बनकर कुछ भी हासिल नहीं होता, इसीलिए स्कॉर्पियो स्काई अब डार्क साइड के ऊपर जा चुके हैं। जो बात यहाँ पर स्कॉर्पियो स्काई ने कही, पर इसके बाद हमें AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहाँ पर रे फिनिक्स एंजेलिको को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच में रे फिनिक्स मैच की शुरुआत से ही काफी हाई फ्लाइंग मूव्स लगाना चाहते थे, लेकिन लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मैट जैक्सन की उनके बैक के ऊपर अटैक करने की वजह से रे फिनिक्स इस मैच में काफी हाई फ्लाइंग मूव्स नहीं कर पाए, जबकि एंजेलिको इस मैच में अपने टेक्निकल रेसलिंग स्टाइल के सहारे इस मैच को डोमिनेट कर रहे थे। पर तभी आउट ऑफ नोवेयर रे फिनिक्स ने एंजेलिको के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर एंजेलिको को पिन कर रे फिनिक्स से मैच जीत चुके हैं। पर इसके बाद हमने देखा कि बैकस्टेज में मीरो अपना वर्कआउट कर रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर एलेक्स मार्वेज आ गए और यहाँ पर एलेक्स मार्वेज ने मीरो से पूछा कि क्या मीरो बेस्ट फ्रेंड्स का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, जिस सवाल का जवाब देते हुए मीरो ने कहा कि मीरो अब आगे बढ़ चुके हैं और अब बेस्ट फ्रेंड्स को भी इस चीज से आगे बढ़ना चाहिए। पर तभी यहाँ पर किप सेबियन आ गए और यहाँ पर किप सेबियन चाहते थे कि बेस्ट फ्रेंड्स ने उनकी वेडिंग खराब की है, तो वो यहाँ पर उन्हें जितना मौका मिले उन सभी मौकों में बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करे। और यही किप सेबियन ने यह भी कहा कि किप सेबियन ने देखा है कि किस तरीके से मीरो ने ऑरेंज कैसिडी को किप सेबियन के वाइफ के ऊपर ढकेल दिया था। पर इसका जवाब देते हुए मीरो ने कहा कि रिंग के अंदर मीरो को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन रिंग के बाहर मीरो किप सेबियन के बेस्ट फ्रेंड है। जो बात कहकर मीरो तो यहाँ से चले गए, पर इसके बाद किप सेबियन ने मीरो की बिहाफ के ऊपर ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर हमें बेस्ट फ्रेंड्स और किप सेबियन के बीच में कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। पर इसके बाद हमने देखा कि एक बैकस्टेज इंटरव्यू में डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर ने डार्बी आइलैंड के TNT चैंपियनशिप का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और हमें नेक्स्ट वीक डार्बी आइलैंड और जॉन सिल्वर के बीच में TNT चैंपियनशिप के लिए एक मैच देखने को मिलने वाला है। पर इसके बाद एक और बैकस्टेज सेगमेंट में हमने ये देखा कि MJF ने इनर सर्कल के लॉकर रूम का बोर्ड हटाकर वहां पर अपने लॉकर रूम का बोर्ड लगा दिया है, जिससे MJF ये क्लियर कर रहे हैं कि आज तक जो भी इनर सर्कल का था वो अब द पिनिकल का बन चुका है। पर इसके बाद टाइम हो चुका था AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हिस्ट्री में पहली बार AEW की विमेंस डायनामाइट शो को मेन इवेंट कर रही थी। और गाइस सच में ये मैच काफी बढ़िया मैच था और मैंने कभी नहीं सोचा था कि AEW की विमेंस इतना बढ़िया मैच डिलीवर कर सकती है। पर इस मैच के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गाइज आप ये पूरा का पूरा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन में जाकर देख सकते हैं और आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर जाकर भी ये मैच चेकआउट कर सकते हैं। पर जहाँ तक बात है इस मैच की, तो गाइज ये मैच स्टार्ट होते ही रेबा ने थंडर रोजा के पीठ के ऊपर अपने वॉकिंग स्टिक से अटैक कर दिया, जिसके बाद इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ब्रिट बेकर ने इस मैच के शुरुआत में एडवांटेज ले लिया। और यहाँ पर इस मैच के शुरुआत से ही ब्रिट बेकर इस मैच में डोमिनेट कर रही थी और AEW के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा के साथ साथ जेट कारगिल भी क्राउड में बैठकर ये मैच देख रही थी।
और इसी मैच में हमें आगे थोड़ी देर के लिए ब्रिट बेकर और थंडर रोजा क्राउड के अंदर जाकर भी रेसल करते हुए दिखाई दिए। और इसी बीच ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर स्टील स्टेप्स के ऊपर कर्व स्टॉम्प लगाया, जिसके बाद हमें इस मैच में काफी बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं। एक तो वो कि जब रिंग के अंदर काफी सारी स्टील चेयर्स रखकर ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर उन स्टील चेयर्स के ऊपर एक सुपर प्लेस लगाई। पर उसके बाद हमने देखा कि ब्रिट बेकर को कॉर्नर में बैठाकर ब्रिट बेकर के मुंह के ऊपर एक लैडर रखकर थंडर रोजा ने उस लैडर के ऊपर काफी जोरदार ड्रॉप किक लगाई, जिससे कि ब्रिट बेकर का भी खून निकलना शुरू हो गया। और इसके बाद थंडर रोजा ने ब्रिट बेकर के ऊपर उसी लैडर के थ्रू एक काफी बढ़िया फिशरमैन्स कैरी स्लैम भी लगाया। पर इसके बावजूद भी रेबा की डिस्ट्रैक्शन के चलते ब्रिट बेकर ने इस मैच में अपना कमबैक किया और एक टाइम के लिए ब्रिट बेकर ने इस मैच में थंबटैक्स भी यूज करने का सोचा और ब्रिट बेकर थंडर रोजा के ऊपर एक रोलिंग नेक ब्रेकर लगाना चाहती थी। पर थंडर रोजा ने इस मूव को रिवर्स कर ब्रिट बेकर के ऊपर एक पावर बम लगाने की कोशिश की। पर फिर एक बार रेबा ने इस मैच में इंटरफेयर किया, पर इस बार थंडर रोजा ने रेबा के स्टिक से रेबा के ऊपर ही अटैक कर दिया, जिससे कि रेबा एक टेबल के थ्रू गई। और उसके बाद थंडर रोजा ने ब्रिट बेकर के ऊपर थंबटैक्स के थ्रू एक काफी बढ़िया पावर बम लगाया, जो देखने के लिए सच में काफी ब्रूटल लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिट बेकर ने किक आउट कर दिया और फाइनली इस मैच के आखिर में ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाया, पर थंडर रोजा ने वो भी रिवर्स किया और आखिरकार थंडर रोजा ने ब्रिट बेकर के ऊपर एक टेबल के थ्रू अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर ब्रिट बेकर को पिन कर थंडर रोजा ये मैच जीत चुकी है। और गाइज मैं तो चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाकर ये पूरा का पूरा मैच चेकआउट करें। पर इसी के साथ इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया और इन दोनों ही फीमेल रेसलर्स को सभी फैंस की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन भी मिली, जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?